ये एक नया चेंज हम लोग बता सकते हैं। फिर एक नई बात जो और 1935 के एक्ट में उभर कर सामने आई, वो है ऑल इंडिया फेडरेशन। देखिए, अभी हम लोग जिस संघ की बात करते हैं, संघात्मक व्यवस्था की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो 1935 के एक्ट में रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आती है। 1935 के अधिनियम ने भी एक ऑल इंडिया फेडरेशन को स्टेब्लिश करने की बात कही थी। पहले हम लोग देख लेते हैं ये इस शब्द का मतलब क्या है। 1935 के पहले भारत के अंदर एकात्मक या यूनिटेरी व्यवस्था की बात प्रचलित थी। ये जो शासन था वो यूनिटेरी या एकात्मक व्यवस्था वाला शासन था। यूनिटेरी शासन का मतलब क्या है? शासन का एक ही केंद्र होगा और उसी एक केंद्र या सेंटर के द्वारा शासन की सारी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। इंडिया के अंदर भी गवर्नर जनरल जो था सेंटर के अंदर, वो हेड था। हालांकि प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, वहां पर गवर्नर का अपना अलग अलग शासन था, लेकिन उस पर भी कंट्रोल किसका था? गवर्नर जनरल का था। मतलब गवर्नर जनरल पूरी तरह से सुप्रीम रहकर पूरे इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर को रन कर रहा था। तो ये यूनिटरी सिस्टम या एकात्मक व्यवस्था 1935 के अधिनियम के पहले प्रचलित रही। और हम ये कह सकते हैं कि प्रांतों को जो अधिकार दिए गए थे वो भी सीमित मात्रा में, लिमिटेड राइट्स 1935 के पहले प्रोविंसेस को थे। फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि दो तरह पर, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है, शासन दो जगह पर किया जाता है, एक सेंटर में और दूसरा स्टेट्स में या यूनिट्स, जो उस स्टेट की यूनिट्स होती है उस यूनिट्स पर और सेंटर पर, दो लेवल पर शासन किया जाता है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन जब हम 1935 के एक्ट की बात करते हैं तो उस समय क्या सोचा गया कि इंडिया के अंदर यूनिटरी सिस्टम को कुछ हद तक प्रभावी मतलब हटाकर हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश करें। और ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या सोचा गया, क्या प्लान बनाया गया कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं उनको और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं यानी कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया जाए। तो ये एक नया प्लान जो 1935 के एक्ट के अंदर आया। हम लोग जानते हैं कि उस समय टोटल 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। अभी हमने रीऑर्गेनाइजेशन में हमने इसको देखा था। और साथ ही साथ 6 चीफ कमिश्नर एरियाज हुआ करते थे, यानी कि वो एरियाज जहां पर ब्रिटिश गवर्नर का कंट्रोल तो था, लेकिन वो एक अलग रूप में था। वहां पर हाई कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता था, क्योंकि वो एरियाज उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट या उतने ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हुआ करते थे, तो उनको चीफ कमिश्नर एरिया के रूप में ब्रिटिश एम्पायर ने अपने अधीन रख रखा था। तो ये जो नया ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव था, इसके अंदर क्या तय किया गया कि 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के साथ साथ जितनी देशी रियासतें हैं वो भी अगर चाहें तो उनको मिलाकर एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ शर्त रखी गई इस ऑल इंडिया फेडरेशन को बनाने की, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की गई। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या डिसाइड हुई कि अगर कोई प्रिंसली स्टेट या कोई भी देशी रियासत अगर इस फेडरेशन या संघ के अंदर शामिल होना चाहती है तो उसको शामिल होने के लिए जो भी शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन ब्रिटिश एम्पायर डिसाइड करेगा, वो टर्म्स एंड कंडीशन उनको माननी पड़ेगी। और इसके लिए उनको एक प्रवेश पत्र या जिसको हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उस पर सिग्नेचर करना पड़ेगा। मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि बिना सहमति के, सहमति कैसे होगी देशी रियासतों की कि हम इस फेडरेशन में मिलना चाहते हैं, तो आप एक एग्रीमेंट करोगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसको कहा गया, प्रवेश पत्र पर एक हस्ताक्षर करोगे और उस हस्ताक्षर करने वाले डॉक्यूमेंट पर कुछ कंडीशंस लिखी गई जाएगी, जैसे कि प्रभुसत्ता किसके पास रहेगी, डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, प्रिंसली स्टेट्स के पावर्स कितने होंगे, ब्रिटिश एम्पायर के पावर्स कितने होंगे। ऐसी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वाले डॉक्यूमेंट पर जब प्रिंसली स्टेट साइन करेंगे तभी उनको फेडरेशन में आने की इजाजत होगी। लेकिन ये बात पूरी की पूरी प्रिंसली स्टेट पर छोड़ दी गई कि वो उस फेडरेशन के अंदर शामिल होना चाहती है या नहीं। कहने का मतलब
इन देशी रियासतों के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था कि आपको इस संघ में शामिल होना ही होना है। तो ये हम बात कर सकते हैं कि 1935 के एक्ट ने जिस फेडरेशन की बात की उसमें सशर्त प्रवेश, देशी रियासतों के सशर्त प्रवेश की बात कही गई। एक और कंडीशन इसके अंदर अप्लाई की गई और वो ये कि देशी रियासतें, ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनकी जो टोटल पॉपुलेशन थी, मतलब हम ब्रिटिश प्रोविंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल देशी रियासतों की जनसंख्या की, प्रिंसली स्टेट की पॉपुलेशन की। तो जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स की पॉपुलेशन थी उसकी आधी पॉपुलेशन की प्रिंसली स्टेट्स, मतलब हाफ, जिसको हम कह सकते हैं मेजोरिटी वाली पॉपुलेशन, अगर ये परमिट कर दे कि हम उस फेडरेशन में इंक्लूड होना चाहते हैं तभी इस फेडरेशन को बनाया जाएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या थी कि ऐसा नहीं है कि केवल किसी प्रिंसली स्टेट के हेड ने, चाहे वो राजा रजवाड़ा हो, महाराणा हो, महारावल हो, निजाम हो, पेशवा हो, अगर उसी ने अपनी मंजूरी दे दी तो उसको शामिल कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं। वहां की आधी जनसंख्या की मंजूरी भी, उनकी इच्छा या उनकी मंशा भी होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही उन प्रिंसली स्टेट्स को फेडरेशन के अंदर शामिल किया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तब ब्रिटिश एम्परर या सम्राट जो है वो ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश करने की घोषणा करेगा। यहां ध्यान रखना, बनाया नहीं गया, ऑल इंडिया फेडरेशन का एक प्रस्ताव इस पूरे 1935 के एक्ट के अंदर रखा गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो ये पूरा का पूरा बनाने का दारोमदार किस पर था? प्रिंसली स्टेट या देशी रियासतों पर, कि उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं था। इसीलिए इन देशी रियासतों ने किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया इस फेडरेशन को बनाने में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा ऑल इंडिया फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट था, ये एक दिवा स्वप्न, ड्रीम बनकर रह गया, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि 1935 के एक्ट ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन को बनाने का प्रस्ताव रखा था। ये उसकी एक अगली विशेषता। फिर एक अगली बात हम लोग बता सकते हैं, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायपालिका जो अभी अभी हमारे यहाँ है वर्तमान में, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसका एक जो प्रारंभिक शुरुआत जो है वो भी हमें 1935 के एक्ट के अंदर नजर आती है। इसके पहले 1935 के एक्ट के पहले प्रोविंसेस के अंदर कोर्ट्स हुआ करती थी, हाई कोर्ट्स के नाम से, जिसको उच्च न्यायालय हम लोग कह सकते हैं। लेकिन 1935 के एक्ट में यह सोचा गया कि ब्रिटिश प्रोविंसेस और गवर्नमेंट, या जनता और गवर्नमेंट, या सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कौन सुलझाएगा? तो इस प्रकार के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक फेडरल कोर्ट का होना जरूरी है। तो 1935 के एक्ट ने इसी प्रकार के संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कही, और उसके अंदर ये कहा गया कि एक मुख्य न्यायाधीश और सहित 6 न्यायाधीश हो सकते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश सहित 6 न्यायाधीश का प्रावधान, 6 जजेस का प्रावधान इस फेडरल कोर्ट के अंदर 1935 के एक्ट के द्वारा किया गया। ये थ्योरेटिकल प्रोविजन था, लेकिन प्रैक्टिकल प्रोविजन की अगर हम बात करते हैं तो एक मुख्य न्यायाधीश सहित 3 जजेस इस फेडरल कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस में हमको देखने को मिलते हैं। तो ये एक पहला चेंज हम लोग बता सकते हैं फेडरल कोर्ट से जुड़ा हुआ। दूसरा, 1935 के एक्ट ने इस फेडरल कोर्ट को कुछ पावर्स भी दी, कुछ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन, और कुछ अपीली ज्यूरिसडिक्शन या अपीली क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है? कुछ ऐसे विवाद जिनका समाधान केवल और केवल इन फेडरल कोर्ट्स में ही हो सकता था, जैसे कि सेंटर बनाम प्रोविंसेस विवाद, जैसे कि प्रोविंसेस की पॉपुलेशन बनाम सेंटर का विवाद। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विषय जिसमें डायरेक्ट ब्रिटिश एम्पायर बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा था, उनको प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रखा गया। और जो हाई कोर्ट्स के जो डिसीजन थे, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर जो हाई कोर्ट्स थी, उनके अंदर अगर कोई फैसले हो रहे थे और अगर उससे कोई भी पक्ष असंतुष्ट था तो उसके खिलाफ अपील सुनने का अधिकार भी
इस फेडरल कोर्ट को दिया गया। तो ये एक दूसरा हम कह सकते हैं, ना केवल फेडरल कोर्ट बनाई गई बल्कि उसको कुछ राइट्स भी इस एक्ट के अंदर प्रदान किए गए। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात हम यहाँ पर आती है वो ये कि ये फेडरल कोर्ट तो थी लेकिन ये सुप्रीम नहीं थी, सर्वोच्च नहीं थी, इसके फैसले अंतिम नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर एक प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी जिसका नेतृत्व सम्राट के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे पदाधिकारी होते थे जो धार्मिक क्षेत्र से भी हुआ करते थे, कानूनी क्षेत्र से भी हुआ करते थे, विशेषज्ञ हुआ करते थे। तो इस प्रिवी काउंसिल को यह अधिकार था कि वो फेडरल कोर्ट के डिसीजन पर अपील सुन सकती थी, यानी कि अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार था वो फेडरल कोर्ट के पास ना होकर प्रिवी काउंसिल के पास था। वो अगर चाहती तो फेडरल कोर्ट के किसी फैसले का रिव्यू भी कर सकती थी। 1935 के एक्ट में ये भी प्रावधान किया गया। तो हम कह सकते हैं कि एक फेडरल कोर्ट का प्रोविजन तो 1935 का एक्ट करता है लेकिन उसको वो सुप्रीम नहीं बनाता है। और इसी हालांकि भले ही प्रिवी काउंसिल का कंट्रोल रहा लेकिन फिर भी एक फेडरल कोर्ट जो हमें कह सकते हैं कि 1935 के एक्ट ने स्टेब्लिश की। 1 अप्रैल 1937 को इस फेडरल कोर्ट को दिल्ली के अंदर स्टेब्लिश किया गया और उसी को हम कह सकते हैं कि 1950 में इसी फेडरल कोर्ट का नाम चेंज करके इसको सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। तो ये फेडरल कोर्ट का कॉन्सेप्ट भी जो है वो हम कह सकते हैं कि 1935 के एक्ट के द्वारा आया। एक अंतिम बात जो आज की हम लोग करते हैं वो है होम गवर्नमेंट से जुड़ी हुई, गृह शासन से जुड़ी हुई। गृह शासन का मतलब क्या था? हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्रिटेन के अंदर जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और जो इंडिया काउंसिल थी उनको हम होम गवर्नमेंट के रूप में जानते हैं, जिनका काम क्या था कि भारत के संदर्भ में जो ब्रिटिश हुकूमत शासन कर रही थी, भारत के संदर्भ में क्या सुझाव देना है, क्या नीतियां बनानी है, वो सुझाव ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव को देने का काम करती थी। तो उसको हम होम गवर्नमेंट या गृह शासन के रूप में भी जानते हैं। सैद्धांतिक तौर पर 1935 के एक्ट ने इस होम गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस किए। वो चेंजेस क्या थे कि 1935 के अधिनियम ने प्रांतों के अंदर गवर्नर को और केंद्र के अंदर गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिए और ये व्यवस्था की कि वो वहां के मंत्रियों के परामर्श के साथ में काम करेंगे। देखिए 1919 के अंदर जो व्यवस्था थी उसको कुछ और लिबरल बनाया गया और कुछ और पार्टिसिपेशन इंडियंस का इस नई व्यवस्था में शामिल किया गया। हमने कह सकते हैं कि कुछ और रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडियंस के ऊपर डाली गई। तो जो प्रांतों में गवर्नर थे और केंद्र के अंदर जो गवर्नर जनरल था उनको इंडियंस के कॉर्पोरेशन के साथ काम करने का दायित्व सौंपा गया। इसका मतलब क्या था कि जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का परामर्श अभी तक ले रहे थे गवर्नर और गवर्नर जनरल, अब उसके अंदर कुछ कमी आएगी। ये एक थ्योरेटिकल प्रोविजन पहला प्रोविजन जो इस 1935 के एक्ट के अंदर किया गया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसको माना जा रहा था कि चलो अब इस नई व्यवस्था के अंदर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का कंट्रोल कम होगा और इंडियंस मैटर पर इंडिया के लोग खुद गवर्नर जनरल या ब्रिटिश एम्पायर के साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये थ्योरेटिकल चेंज एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा था 1935 के एक्ट के अंदर। लेकिन प्रैक्टिस में हम लोग क्या देखते हैं? प्रैक्टिस में ऐसा नहीं था। प्रैक्टिस में हम लोग कह सकते हैं कि भले ही इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया लेकिन उसके बावजूद जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था उसका कंट्रोल या उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अभी भी गवर्नर जनरल के ऊपर था। यहां तक कि जो गवर्नर और गवर्नर जनरल की नियुक्तियां थी वो उसी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही थी। इसीलिए जिसको हम कहते हैं ना हमारे यहाँ पर कि ये बटरिंग वाली जो व्यवस्था है कि मुझे अपने पद पर बना रहना है, तो जो मुझे रिक्रूट या अपॉइंट कर रहा है मुझे उसकी बात माननी है, उसको खुश रखना है। तो इन गवर्नर और गवर्नर जनरल्स की नियुक्तियां जब सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही थी तो उनको खुश रखने के लिए ये उनकी बातों को मान रहे थे। तो इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि भारत मंत्री का ही प्रभाव इंडिया के शासन के ऊपर अभी भी प्रैक्टिस में हम बता सकते हैं। यहां तक कि ब्रिटिश एम्परर सम्राट जो था वो भी उसी भारत सचिव के परामर्श से ही इंडिया के बारे में डिसीजन ले रहा था या पॉलिसियां
बनाने का काम कर रहा था। मतलब अभी भी हम कह सकते हैं कि इंडिया सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की एडवाइस महत्वपूर्ण थी। फिर कुछ 1935 के एक्ट के अंदर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये प्रोविजंस किया गया कि ब्रिटिश एम्पायर का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगर जरूरत पड़ेगी तो गवर्नर और गवर्नर जनरल, भले ही इंडियंस का पार्टिसिपेशन है, लेकिन अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस आते हैं तो गवर्नर और गवर्नर जनरल स्पेशल पावर्स को यूज कर सकते हैं। तो इस स्पेशल पावर्स के नाम पर भी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का प्रभाव जो था वो भारतीय शासन के ऊपर था। तो कहने का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि थ्योरेटिकली तो गवर्नर इंडिया के अंदर 1935 के एक्ट ने सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या होम गवर्नमेंट के प्रभाव को कम करने की कोशिश की, लेकिन प्रैक्टिस के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी भी जो भारत सचिव का पद था वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली पद था। तो ये कुछ नए बदलाव जो हम लोग बता सकते हैं वो इस एक्ट के अंदर किए गए। मैं समझता हूं आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि 2 मिनट ही बचे हमारे पास। कल की क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक, इससे इसके आगे की विशेषताओं पर डिस्कस करेंगे।